नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है राजस्थान की राजधानी जयपुर। लगभग 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर की ये जो दूरी है उसमें बहुत कुछ जो है वो छिपा हुआ है। कैसे राजस्थान की राजधानी गुलाबी शहर की सरकार आज पूरे प्रदेश में भजनलाल बीजेपी की जो सरकार है उसकी टीम तैयार हुई और इस टीम के गठन के बीच 27 दिन लग गए दिल्ली जयपुर की दूरी नापते नापते मुख्यमंत्री को। आखिरकार कल मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर वापस आए और आज राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नई टीम में जो चेहरे आए हैं उससे राजस्थान में बीजेपी ने क्या संदेश दिया है, इस समीकरण जो सोशल इंजीनियरिंग बनाने की जो कोशिश है और पुराने लोगों को छोड़कर नए लोगों को मौका देने का जो प्रयास है उसमें बीजेपी को कितनी सफलता, कितने नंबर जनता दे रही है। आज अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ वेद माथुर राजनीतिक विश्लेषक अजमेर से हैं और मधु आचार्य वरिष्ठ पत्रकार बीकानेर से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी मेहमान जुड़ते जाएंगे। संगीता परिक्रमा इस वक्त हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गई हैं। हमारी कोशिश है पूरे राजस्थान के उन राजनीतिक विश्लेषकों को वरिष्ठ पत्रकारों के जरिए आपको बताएं कि दरअसल राजस्थान की इस कैबिनेट के मायने क्या है। कपिल राजगुरु, आम आदमी पार्टी राजस्थान में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है लेकिन सिर्फ बातों में ज्यादा काम कम हो रहा है। बहरहाल कोई बात नहीं, कपिल जी मुस्कुरा रहे हैं मन मन। मधु आचार्य जी, शुरुआत आपसे करते हैं। बीकानेर संभाग, बीकानेर से आते आते शेखावाटी आपसे ही जुड़ा हुआ माना जाता है। बीकानेर से जुड़ा हुआ शेखावाटी और फिर जयपुर राजधानी आती है। शुरुआत बीकानेर संभाग से करते हैं मधु आचार्य जी। बीकानेर संभाग को कितना न्याय मिला है इस कैबिनेट में? देखिए मीना जी, दरअसल तुलना की जाती है पिछली सरकार से। पिछली जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो उसकी केवल 3 विधायक थे बीकानेर जिले में, लेकिन 3 में से तीनों ही मंत्री थे और वो भी बड़े पावरफुल मंत्री, बीटी कल्ला, गोविंद मेघवाल और भंवर सिंह भाटी। और इस बार बीकानेर ने पूरी की पूरी तरह से बीजेपी का साथ दिया, 7 में से 6 सीटें जीती। तो अपेक्षा ये थी कि कांग्रेस की तरह 3 नहीं तो कम से कम 2 मंत्री पद मिलेंगे, लेकिन बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ इन सब की 21 सीटों को भी मिला लें तो वहां से केवल 2 लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। और एक प्रतिनिधित्व तो ऐसा है कि वो अब विधानसभा का उपचुनाव जीतेंगे या हारेंगे उसमें भी निर्भर करता है। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी कर्णपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं। जैसा उन्होंने वहां के लोकल पत्रकारों को कल बताया कि मुझे तो कल रात को ही सूचना मिली कि आपको जयपुर आना है, मैं आया। इसका अर्थ ये है कि नई सरकार गठित होने के बाद कहीं उपचुनाव में भाजपा हार न जाए, उसे हार का डर था, इसलिए उन्होंने पहले उनको मंत्री बना दिया। एक नंबर 2 उनके पास सिख चेहरा एक भी नहीं था। सिख चेहरा लोकसभा चुनाव में बीकानेर और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की सीट पर बड़ा असर डालता है। उन दोनों को सीटों के लिए इन्होंने इन सीटी का चयन किया, लेकिन सबसे बड़ा कॉज जो मुझे लगता है वो ये था कि कहीं कर्णपुर की सीट हार न जाए। जैसी ग्राउंड रिपोर्ट थी, क्योंकि हमारे यहाँ का वोटर संवेदना के स्तर पर वोट करता है, तो एक श्रद्धांजलि के नाते कहीं गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपेंद्र पाल को न दे जाए, तो उससे बचने के लिए अपनी साख नई सरकार ने बचाने के लिए उनको मंत्री पद दिया। दूसरे बने सुमित गोदारा। मैं आपकी चर्चा में पहले भी कह चुका था कि वो अर्जुन राम मेघवाल के सबसे निकट और एकमात्र विधायक उनके साथ के हैं, तो नेचुरल है उनके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अर्जुन राम की दखल केंद्रीय राजनीति में भी है। और सबसे बड़ी बात कि इस लोकसभा क्षेत्र में जाट वोटर बहुत बड़ी संख्या में है, तो अर्जुन राम जी मेघवाल क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है लोकसभा का, उस गणित से देखें तो उनके लिए सूट करता है कि कोई जाट मंत्री बने। लेकिन 3 बार के जीते हुए विश्वनाथ मेघवाल और 4 बार की जीती हुई सिद्धि कुमारी, इनकी उपेक्षा आज बीकानेर में चर्चा का विषय है। और उसके बाद चूंकि चूरू कांग्रेस की तरफ ज्यादा गया
गंगानगर, हनुमानगढ़, इन 2 जिलों में बीजेपी ने अच्छी उपस्थिति दी, लेकिन जीते वो को बनाने के बजाय चुनाव लड़ रहे व्यक्ति को बनाया। ये केवल और केवल लोग ये मानते हैं कि केवल उपचुनाव जीतने के लिए उनको मंत्री बनाया गया है। तो तो कुल सरकार मिलाकर पहले बीकानेर ही दिन संभाग से संतुष्ट नहीं है। मधु आचार्य जी, इसका मतलब सरकार पहले ही दिन से दबाव में है। ये सरकार ने जनता को समझा दिया है, जनता ने ये समझ लिया है कि सरकार पहले ही दिन से दबाव में काम कर रही है। बिल्कुल नेचुरल, क्योंकि मैंने आपके चैनल पे ही दखल बोल करते हुए कहा था कि वसुंधरा राजे के निकटस्थ माने जाते हैं विश्वनाथ मेघवाल और सिद्धि कुमारी, तो उनका नंबर तो नहीं आएगा, मुझे पहले भी लगता था। तो कुल मिलाकर दबाव की पॉलिटिक्स के चलते, क्योंकि अर्जुन राम जी और वसुंधरा जी के अपन राजनीतिक संबंध सबको पता है कि 36 के हैं, उसके बीच में उनके समर्थक चाहे कितने ही अनुभवी हो, लेकिन उनको मौका नहीं मिलना था। उनको देखना था केवल अपनी सीट पर फायदा, जाट वोट बैंक का फायदा। तो उन्होंने सुमित गोदारा के लिए लॉबिंग की और उसमें वो सफल भी हुए। हालांकि सुमित दूसरा चुनाव जीते हैं, ये वही सुमित गोदारा है जिन पर पंचायती राज के चुनाव में पार्टी के साथ न रहने के आरोप उन्हीं के दल के लोगों ने लगाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सुमित को मौका मिला। लेकिन बीकानेर जिसमें 3 मंत्री पिछली बार थे, लाल बत्ती वाले मनोनीत 4 लोग थे, उसके बावजूद केवल और केवल एक व्यक्ति को मंत्री बनाना, यहाँ के लोगों का मानना है कि ये बीकानेर के साथ जस्टिस नहीं किया, क्योंकि बीकानेर पूरा का बीकानेर के पूरा इस बार साथ जस्टिस भाजपा में नहीं हुआ हुआ था। मधु आचार्य जी, बीकानेर के साथ जस्टिस नहीं हुआ लोगों को लगता है, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल का सिक्का खूब चला है आपकी माने तो। एकदम 100%, क्योंकि सुमित गोदारा सिंगल पर्सन है उनके साथ रहने वाले। संगीता परिक्रमा जी, जोधपुर संभाग में किसका सिक्का चला है? जोधपुर संभाग में हम बहुत खुश, यहाँ के लोग बहुत खुश हैं कि अच्छा मारवाड़ जोधपुर संभाग में कुल 6 मंत्री बने हैं, जिसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर है आपके गजेंद्र सिंह जी, जोगाराम जी और अविनाश गहलोत, ये 3 मुख्य कैबिनेट मंत्री बने हैं। और जोराराम देवासी और के बिश्नोई और ओटाराम देवासी ये राज्य मंत्री बने। यानी जो हर सरकार में, चाहे कोई भी सरकार रही हो, उसमें मारवाड़ को हमेशा अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है। पिछली बार वैसे 6 मुख्यमंत्री थी जोधपुर की और 2 मंत्री थी, मगर इस बार उसका पूरा भरपाई हो गई, यानी 6 मंत्री बना दिए हैं। और इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाले जो नाम मैं समझती हूँ, गजेंद्र सिंह जी का पहले से माना जा रहा था, जोगाराम जी का भी था, ओटाराम देवासी का भी बनना तय माना जा रहा था। मगर जो सबसे जो चौंकाने वाला था कि पहली बार इलेक्शन जीते, पहली बार विधायक बने हैं के बिश्नोई, वो बाड़मेर की गुड़ा महारानी सीट से चुनाव जीते थे और उनको मंत्री बनाया गया। वो पहले संगठन में भजन लाल जी के साथ रह चुके हैं, पहले रह चुके हैं, तो उनको मंत्री बनाया है, तो वो एक नाम चौंकाने वाला था। दूसरा नाम जोराराम कुमावत का, तो सुमेरपुर से वो चुनाव जीते थे, दूसरी बार वो विधायक बने हैं। मगर ये नाम चौंकाने वाला है, बाकी तो सारे जो नाम है उनका तो पहले से ही पहले डिबेट में अपनी चर्चा हो भी चुकी है, वो सब नाम नए नए। तो मारवाड़ को संगीता परिक्रमा जी छप्पर फाड़ के मिला है आपके मुताबिक। पूर्व मुख्यमंत्री और गजेंद्र सिंह शेखावत की जो एक जबरदस्त तकरार है, लोकसभा चुनाव सामने है, और ऐसे में यहाँ पर मारवाड़ को जो प्रतिनिधित्व कैबिनेट में मिला है वो जरूरत से ज्यादा मिला है, पिछली बार की सरकार से भी ज्यादा मिला है। राकेश वशिष्ठ जी, भरतपुर चलते हैं। भरतपुर संभाग को कितना प्रतिनिधित्व उचित, वहां की जनता का रिएक्शन, कितना न्याय भरतपुर के साथ हुआ है राकेश जी? भरतपुर में इस बार कुछ लोगों के मंत्रिमंडल में आने की पूरी संभावना थी, जिसमें खासतौर से डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, जो कि दिगंबर सिंह के बेटे थे, और उन्होंने यहाँ के कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रशांत सिंह को करारी मार दी थी। उनका नहीं आना बड़ा अप्रत्याशित रहा,
पिछली बार कांग्रेस रेजिम में यहाँ के 4 मंत्री थे, जिसमें 2 कैबिनेट थे, 2 स्टेट मिनिस्टर थे। और अब की बार केवल जवाहर सिंह मैडम को एज ए स्टेट मिनिस्टर ही रिप्रेजेंटेशन मिला है। ये हम तसल्ली कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजन लाल जी भरतपुर को बिलोंग करते हैं, भरतपुर से ही उनका क्षेत्र रहा है, भरतपुर में ही उनके लोगों से संपर्क रहे हैं। वो तो शायद हाईकमान ने उनको सीट सुरक्षित करने के लिए सांगनेर से चुनाव लड़ा दिया था, लेकिन अब की बार रिप्रेजेंटेशन पिछले के मुकाबले काफी कम है। लोगों को उम्मीद 2 लोगों की ओर थी, शैलेंद्र सिंह के अलावा नौक्षम चौधरी की भी उम्मीद थी, जिन्होंने कि कांग्रेस की जाहिदा खान को करारी कर दी। इसलिए लोग थोड़ा संतोष कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा खुश नहीं है। तो भरतपुर के लोग संतुष्ट नहीं है, बीकानेर के लोग संतुष्ट नहीं है। वेद माथुर जी, अजमेर संभाग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए ताकि आप लोगों के आसपास की एम्बियंस जो है वो दूसरों को और पूरे शो को डिस्टर्ब नहीं करे। आप लोग अपना ऑडियो सभी बंद कर लीजिए। वेद माथुर जी, अजमेर संभाग को कितना मिला, कितना न्याय हुआ अजमेर के साथ? देखिए बीना जी, मैं सबसे पहली बात तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज के 15-20 साल पहले केंद्र सरकार में रेल मंत्री किस प्रदेश से बनता है, ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होता था कि जहां से वो बनता था उसी राज्य में रेल चलती थी, नई रेलगाड़ियां वहीं आती थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसमें रेल मंत्री भले ही किसी राज्य से हो, पूरे देश के अंदर समान रूप से रेलों का शुरू हो रही है। तो मैं सोचता हूँ कि ये इस तरह की बात करना कि किस क्षेत्र से कितने मंत्री बने नहीं बने, ये महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। उल्टा इस तरह की परंपरा गलत है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक अजमेर का सवाल है, अजमेर को विधानसभा अध्यक्ष का पद मिल चुका है, पुष्कर से सुरेश रावत जी को मिला है, तो मैं सोचता हूँ कि फिलहाल पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। अब मैं जरूर कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन इस मंत्रिमंडल के बारे में मेरे देना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि भारतीय, उस पे मैं आऊंगी आपके पास वेद माथुर जी, मैं उस पे आपके पास आऊंगी। लेकिन अभी हम संभागवार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस एरिया को कितना रिप्रेजेंटेशन मिला, वहां से बीजेपी को कितनी सफलता मिली थी, और जहां सफलता ज्यादा मिली वहां प्रतिनिधित्व ज्यादा दिया गया, या जहां बीजेपी को हार मिली देखने को वहां पर प्रतिनिधित्व ज्यादा दिया गया। स्ट्रैटेजी कैबिनेट बनाने में किस तरह से काम की गई है मोदी और शाह की लीडरशिप में, ये समझने की कोशिश इस कैबिनेट की तस्वीर के जरिए है। तो मैं वापस आऊंगी आपके पास, गोविंद सिंह छिपा जी, मैं आपके पास आऊंगी। उससे पहले श्याम सुंदर शर्मा जी, जयपुर का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे देखते हैं श्याम जी? जयपुर संभाग, अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए सर प्लीज। देखिए मीना जी, क्योंकि जातिगत आधार पर आपने दिया है प्रतिनिधित्व, अब जयपुर में क्योंकि ऐसी स्थिति बन गई कि भाई ब्राह्मण भी यहाँ था, राजपूत भी यहाँ थे, 2 राजपूतों को मिल गए एक की जगह, और एक देखिएगा जयपुर तो नहीं है वो, तो देखिए अब अगर दूदू तो कहाँ आता है, दूदू तो अलग जिला है। दूदू को अगर इसमें समायोजित करोगे, हाँ जयपुर को मिला है नेतृत्व ज्यादा, क्योंकि अब हम जीत के यहीं से आए थे, तो अब अगर जीत के आए तो उनको नेतृत्व मिलना स्वाभाविक है। और एक जाति को तो मिला नहीं, जातिगत आधार पर जो ध्यान करते हुए देखिएगा, सुरेंद्र कुमार टीटी को यदि मंत्री बनाया है, पहले जीतने के लिए बना दिया। अब ये तो पहली बार इतिहास में हुआ कि जीतने के लिए भी अगर मंत्री बना दो आप और चुनाव बाद में हो। देखिए लोकतंत्र में जो नैतिकता की बात कही जाती है ना, वो नैतिकता कहाँ चली गई है? नैतिकता होती जब कि आप राजेंद्र राठौड़ भी बाद में जीते थे, आपको पता हो तो, जब 1 महीने बाद ही उनको मंत्री बाद में बनाया गया था। तो यहाँ ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि क्या चुनाव हारने वाली थी क्या बीजेपी? इसलिए बीजेपी ने पहले शपथ दिला दी। हाँ, चुनाव आयोग उस पर आपत्ति दर्ज कराओ तो क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन संविधान में ऐसी रोक नहीं है कि आप नहीं बना सकते, कि अगर किसी भी बिना मंत्री किसी भी सामान्य व्यक्ति को बनाया जा सकता है, 6 महीने में उसको जीत के आना होता है। अब देखिएगा ये 5 तारीख को वोटिंग होनी है और आपने 30 तारीख को मंत्री बना दिया। अब ये देखिएगा फिर अब जो लोकतंत्र की दुआएं देते हैं, सारी बातें करते हैं, तो ये बीजेपी को फिर अधिकार कहाँ रह जाता है? तो हाँ ठीक है, अब देखिए बीकानेर में भी कैबिनेट मिनिस्टर दिया है, ऐसे नहीं दिया हो, प्रतापगढ़ में भी दिया, आदिवासी क्षेत्र में भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए। अब देखिएगा कि नंदलाल मीणा जी जो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे प्रतापगढ़, उनके बेटे को बनाया जो पहली बार जीत के आया।
तो ये भी बात कि बीकानेर में भी आप जो कह रहे थे कि देखिए का बीकानेर में मिला है ना कैबिनेट मिनिस्टर, भरतपुर को भी मिला है, भरतपुर को नहीं मिला है, क्या है कैसे क्या। अब आप धौलपुर में आपने एक भी सीट नहीं जिता के दी, बाकी कई जगह आपने जिता के नहीं दी, तो जिता के नहीं भेजोगे और जातिगत आधार पर अगर गुलदस्ता सभी फूलों का नहीं लगाओगे तो फिर वो देखिए अल्पसंख्यक, इसलिए देखिए कि अल्पसंख्यक आ गया ना, चाहे भले जीता नहीं हो तो भी हमने उनको बना दिया मंत्री, तो हमारा एक अल्पसंख्यक के रूप में। ये जो बात आपने कही है श्याम सुंदर शर्मा जी, नैतिक दृष्टि से किसी चुनाव में कैंडिडेट को इस तरह से मंत्री पद की शपथ दिला देना जो चुनाव लड़ने जा रहा है। भीमराज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? भीमराज जी, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार की इस फैसले को लेकर क्या सोचती है? वो तो इन्होंने अभी तो फैसला कर लिया, जा रहे हैं, ये चुनाव आयोग भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, इनके अध्यक्ष जी ने तो घोषणा कर दी आज। वो सब हो गए, वो सब कर रहे हैं। मैं अभी यही पढ़ रहा था अभी, हालांकि अभी मैंने ट्वीट पढ़ा डोटास राजी सैम लोडाकर, उस पर ट्वीट किया था राजेंद्र राठौड़ साहब ने, आर्टिकल 164/4 ये कहता है, पर 164/4 में ये कहीं नहीं लिखा कि आचार संहिता लगी हुई और चुनाव होने जा रहे हो उसको मंत्री बनाया जा सकता है। ये लोकतंत्र के खिलाफ इन्होंने जो काम किया है, हम इसकी चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जहां हमारे को उचित लगे दोनों में से वहां हम अपील करेंगे और हम हमारी तरफ से जो लड़ाई हो जारी रखेंगे। पर ये चुनाव आयोग की आचार संहिता का खुला खुला उल्लंघन है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले क्या इस तरह चुनाव ये लोकतंत्र को आप जिंदा रखोगे? कौन सा संदेश देना चाहते हो आप देश को? पर आज मैं अभी जस्ट ही पढ़ रहा था, आपने बनाई है मंत्रिमंडल, अच्छी बात है, आपको मैंडेट मिला, जनता का काम कीजिए, पर इस तरह मत कीजिए कि आप लोकतंत्र की हत्या करके आप इस तरह काम करना चाह रहे हो। अभी कौन सा काम किया है? आप उसी जगह तो चुनाव लड़ना जा रहे हो जहां कल ये आपके दिया कुमारी जी भाषण दे रही थी, हम किसानों के लिए ये करेंगे। आप भूल क्यों जाती है? किसानों को उस जगह भाषण दे रहे थे जहां आपने गोलियों से बूंदा था, वही रावला गढ़साना गंगानगर जिले का था जहां आप भाषण दे रही थी। पर पता नहीं इनका किस ओर क्या संदेश देना चाह रहे हैं, आई डोंट नो। मैंने अभी एक पढ़ रहा था आर्टिकल, इसके अंदर अभी जो नया कानून है, ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे बैठे हैं, आज उसको पढ़ा मैंने। तो ट्रक ड्राइवर इसके लिए हड़ताल पे बैठे का आपने उससे कोई लीगली राय नहीं ली, क्या नहीं लिया पता नहीं। उनकी पीड़ा तो जानिए। जो ड्राइवर अपना घर बार छोड़ के पूरी दुनिया में घूमता है, पूरे देश में घूमता है, आप उनकी भी पीड़ा जानने कभी नहीं पहुंचे। पर इनका तो ईगो सिस्टम है, जैसे किसानों के साथ इन्होंने किया था ईगो 13 से अपना 38 मीटर छोड़नी पड़ी थी, वही काम अभी देखने को मिल रहा है। आप इस तरह आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, तो लोकतंत्र को किस तरह चलाओगे? देश को इसी तरह चलाओगे क्या? ये मेरा सवाल है इनसे। आप कीजिए काम, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस तरह मत कीजिए। आपको मैंडेट दिया आपने, किसी जैन को, अभी इन्होंने किसी जैन समाज को नहीं बनाया और किसी मुस्लिम को नहीं बनाया, किसी गुजर को नहीं बनाया। आप गुजरों नाम पे वोट ला रहे थे, राजेश पायलट जी को भी आपने याद किया था, पर राजेश कोई गुजर समाज को आपने नहीं लिया। दूसरी सबसे पीड़ादायक एक इश्यू है, वो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय युद्ध के विरोध एक गुजर बना है, कौन सा बना है? एक को बनाया जवाहर सिंह बेगम, ठीक बन गए। जवाहर सिंह बेगम गुजर तो सॉरी बन गया, अच्छी बात है वो तो। और सबसे दुखदायी विषय ये है आज के दिन का, मेजर शैतान सिंह का जो नाम पे जो स्मारक बना था, जो परमवीर चक्र थे, उनका स्मारक तोड़ा जा रहा है और कोई भाजपा नेता चुप बैठे हैं। इससे बड़ा दुखदायी विषय ये तो वो कुछ नहीं हो सकती। तो भाजपा नेता को जब चीन को इन्होंने खुली एनओसी दे दी थी नेताजी ने, तो आज बोल क्यों नहीं रहे, चुप क्यों बैठे हैं? जब देश के वीरों का, देश के शहीदों का अपमान हो रहा है, तो इससे दुखदायी कोई विषय नहीं। भीमराज जी, बाकी विषयों पर हम चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। आज हम चर्चा करेंगे, पर देश के शहीदों का जब अपमान हो उसके लिए कोई गाइडलाइन होती। शहीद पहले होते हैं जिन्होंने देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने को गवा दिया, तो उनका पहले होता है। बिल्कुल। गोविंद सिंह छिपा जी, आक्रोश और गुस्सा कांग्रेस पार्टी का सरकार बनने के, कैबिनेट बनने के दिन से ही आपको दिखाई दे रहा है। आपको खुद को भी लगता है क्या गोविंद जी कि कुछ नैतिकता, नैतिक आधार, पार्टी का खुद का आत्मसम्मान और खुद कुछ लोकतंत्र के मूल्य जो हैं उन्हें जिंदा रखना, बनाए रखना सबसे बड़ी जरूरत है? देखिए मीना जी, आपका सवाल दुरुस्त है कि लोकतंत्र को जिंदा रखना और मूल्य, लेकिन अगर ये हमारे भीमराज जाखड़ जी कहें तो इन्होंने तो 10 साल उस आदमी को प्रधानमंत्री रखा है कि जो एक भी बार लोकसभा चुनाव जीत के नहीं आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के रास्ते से उनको एंट्री करवाते रहे। तो अरे राज्यसभा लोकतंत्र का एक हिस्सा है सर जी, ऐसे थोड़ी होता है चुनाव चल रहे उसको बना दोगे आप। ये कहानी का है। आप फिर गोविंद सिंह जी, फिर आपने संविधान पढ़ा नहीं, आप पढ़ के आते हैं। मैं पढ़ने के बाद बोला है, मैंने कहा अनुच्छेद आर्टिकल 164/4 आप पढ़िए, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है
क्या चुनाव चल रहे और जो आदमी चुनाव लड़ रहा हो और आचार संहिता उस क्षेत्र में और उस जिले में लगी हुई हो, उसको अपने मंत्री पद का शपथ दिला सकते हैं? आप मुझे पढ़ा दे, आप दिला दीजिए, दिखा दीजिए कि ये आर्टिकल अपने संविधान में लिखा। उनको बनाया तो वो कहीं संविधान, सुनिए एक मिनट एक सेकंड गोविंद जी, जयपुर में शपथ दिलाई, जयपुर में आचार संहिता लगी हुई नहीं है। नहीं, जयपुर की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जयपुर में आचार संहिता नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ उस क्षेत्र के जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं वो तो आचार संहिता के अधीन है, तो उनको कैसे दिला देगी? सवाल ये है, ये नहीं कह रहा मैं कि जयपुर में आचार संहिता लगी है, वो साइलेंट है उसमें, और गोविंद जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राज्यसभा में जब के द्वारा जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये संविधान की अनुपालना के द्वारा ही बनते हैं। संविधान में मैं वही कह रहा हूँ, आप है ना, सुनिए मेरी बात गोविंद जी, आप पढ़िए और उसमें लिखा हुआ मिलेगा, नहीं लिखा हो तो वो बोलिए। मैं पढ़ के बोल रहा हूँ कि संविधान आर्टिकल पढ़ के बता रहा हूँ, आपने अभी आर्टिकल पढ़ा नहीं कि राज्यसभा का मेंबर मंत्री भी बन सकता है और राज्यसभा का मेंबर प्रधानमंत्री भी बन सकता है। नहीं वो बन सकता है, लेकिन आप ये बताइए फिर आप कैसे कह सकते हैं? फिर तो आपको कहने का राइट भी नहीं है ना, आप नहीं कह सकते, ये आप गलत बोल रहे हैं। को मंत्री बना दिया, ये पहली बार तो नहीं हुआ है, पहले भी हुए हैं कि उनको 6 महीने में। देखिए ये संविधान में प्रावधान है कि कोई भी संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि जो चुनाव लड़ रहा और चुनाव चल रहे उसको नहीं बनाया जा सकता। चुनाव नहीं लड़ा हुआ उसको बनाया जा सकता है, पर चुनाव लड़ रहा और वो अभी चुनाव में प्रत्याशी हो उसको नहीं बना सकता। अशोक जी को बनाया था, बिल्कुल बने थे, बिल्कुल बने, खूब बने सर, पार्लियामेंट के मेंबर थे तो यहाँ पे गृह मंत्री बने थे, बिल्कुल बने हैं, बिल्कुल बनते रहे, सब जगह बने हैं, एक पार्टी नहीं सब जगह बने। पर इस तरह का जो आपने उदाहरण पेश किया आज लोकतंत्र को के खिलाफ, वो कहीं भी नहीं हुआ। पहला उदाहरण मिलेगा हिंदुस्तान का आपको, आपने लोकतंत्र के विरुद्ध काम किया है। अच्छा भीमराज जी, भीमराज जी गोविंद जी को अपनी बात बोलने दीजिए, और जब मैं आपके पास वापस आऊं तो आप जरूर अपना गुस्सा, आक्रोश और जनता के गुस्सा नहीं, मैं जायज बात कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं, इसमें गुस्सा थोड़ी है। गुस्सा नहीं आएगा तो कैसे आप बताएंगे कि सच वो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है, वो आना चाहिए। बात ये है, मैंने गोविंद जी को ये कहा है कि गोविंद जी आप आर्टिकल पढ़िए कि राज्यसभा का आदमी, राज्यसभा का मेंबर प्रधानमंत्री और मंत्री बन सकता है, मैंने ये कहा आपको। और उसको और जहाँ विधान परिषद हो वहाँ विधान परिषद का सदस्य भी मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है। आप आर्टिकल पढ़िए इसमें। भीमराज जी एक ही बात को बार बार दोहराने से क्या फायदा है? दोहराने से फायदा नहीं, ये इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे। भीमराज जी का गुस्सा ठंडा कर देता हूँ, मैं भीमराज जी का गुस्सा ठंडा कर देता हूँ कि तेरी शान घट गई होती है या तेरा रुतबा घट गया होता, जो बात तूने गुस्से में कही वो मुस्कुरा के कह दिया होता। आपको यही बात कहनी था, आप हंस के मुस्कुरा के भी कह सकते हो भीमराज जी। देखिए कोई भी काम है अगर संविधान के विरुद्ध हो रहा है आपकी नजरों में, तो देखिए संविधान के, अगर ये चीज समझ तो हमको भी है कि अगर संविधान के दायरे में रहते हुए ही हम काम कर रहे हैं, और अगर फिर भी किसी को भी ये लगता है, आपको ये लगता है, तो कोर्ट के दरवाजे खुले, आप जाइए चुनाव आयोग वहां शिकायत कीजिए। हमारी जहां तक मेरा ज्ञान है कोई संविधान विरुद्ध काम नहीं हुआ। अब दूसरी बात जो आप कह रहे थे, बीजेपी को लगता है कि ये नैतिक और संवैधानिक और कानूनी रूप से सही फैसला है, आप ये कह रहे हैं? सुरेंद्र जी टीटी बहुत पुराने अनुभवी नेता हैं, उनकी पार्टी को उन पे कोई सवाल नहीं है, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं है। अगर वो चुनाव अब जनता के दरबार में जा रहे हैं, नहीं देखिए जनता के दरबार में जा रहे हैं, और अगर किसी को इतनी आपत्ति है तो चुनाव हरवा दे उनको। वो चुनाव प्रक्रिया के तहत ही, पूरी प्रक्रिया को फॉलो करके ही विधानसभा में आएंगे। इसलिए इस तरह की बात करना कि था उनको क्यों बना दिया, ये संविधान के तहत ही काम हुआ है, संविधान के तहत ही उन्होंने शपथ ली है और वो जीत के आएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है किसी को। गोविंद सिंह जी, अब सरकार हमारी है, देखिए इनको क्या समझते हैं कि अब इनको लग रहा है कि सरकार बीजेपी की बन गई है तो इसका फायदा सुरेंद्र जी टीटी को होगा, तो भाई होगा, उसमें तो कौन क्या कर सकता है, वो तो कोई भी लड़ता उसको भी होता। जो इश्यू आप समझिए, आप जो चीज समझाना चाह रहे हैं आप समझिए। प्लीज आप बीच में ना बोलें। आप जानते हैं सभी लोगों से मेरा एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, हमारे यहाँ न्यूज़ 24 में हमारे कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है कि जब कोई भी मेहमान पैनलिस्ट बोल रहे हैं तो दूसरे लोग बीच में ना बोलें, क्योंकि आप सबके पास बहुत समय होता है। मेरी कोशिश होती है मैं आप सबके पास इक्वल टाइम दूं। कपिल राजगुरु जी, गोविंद सिंह छिपा, बीजेपी को लगता है ये ना गैर कानूनी है, ना असंवैधानिक है, ना अनैतिक है। फैसला
फायदा राजनीतिक लेने के लिए पार्टी ने किया है, जो ले सकता है। अब विपक्ष के पास काम है, विपक्ष कोर्ट में जाए, विपक्ष जो करना चाहे करे। जनता जो है इस पे किस तरह से रिएक्ट कर सकती है, करनी चाहिए, क्योंकि ये जो इलाका है वो तुलनात्मक रूप से आम आदमी पार्टी के नजदीक है। पंजाब में आपकी सरकार है और ये इलाका गंगानगर का वहां से जुड़ा हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं कपिल राजगुरु जी बीजेपी के इस फैसले को लेकर? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और मैडम ने शुरू में एक चीज कही थी कि हल्ला बहुत करते हैं पर करते कुछ नहीं है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है मैम। आज भी हमारी पूरी की पूरी टीम लगी हुई है गंगानगर में करणपुर सीट के लिए, और जहां जहां जरूरत है हम लोग काम कर रहे हैं। अब जनता की मर्जी है वो कैसे वोट देती है, हमारी कोशिश है जनता को कन्विंस करना। थोड़ा समय लग रहा है, अलग चीज है। अब आते हैं मुद्दे पे। भाजपा के साथी चीमा साहब ने एक बहुत सही बात कही कि ना नैतिक है, ना इसमें मतलब अनैतिकता भी कुछ नहीं है, संविधान का भी कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, और लोकतंत्र के हिसाब से भी ठीक है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि नैतिकता में, इनकी नैतिकता में और लोगों की नैतिकता में बहुत फर्क है। भाजपा के लिए नैतिकता नाम की कोई व्यवस्था है नहीं, सच्ची बात तो ये है। अभी मैं छोटा सा देखिए कि श्याम जी तो पुराने बहुत बुजुर्ग और समझदार जर्नलिस्ट हैं, तो उनको भी पता है कि जहां पे चुनाव हो रहा है, अगर वहां पे इस तरह का कोई भी चीज करते हैं तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चुनाव को प्रभावित करता है, क्योंकि वो इलेक्शन है, 3 दिन 4 दिन बाद इलेक्शन है, 2 दिन बाद चुनाव प्रचार भी थम जाएगा 3 तारीख की शाम तक, है ना। तो कहने का मतलब है ये इन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं किया है कि वहां पे सीटें आने वाले समय में जीतनी है, उनका पहला टारगेट है इस सीट को भी जीतना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि टीटी साहब को मंत्री बना दिया। अब इसका इंपैक्ट ये होगा कि वो सीट निकालते हैं नहीं निकालते वो जनता का होगा, लेकिन फिर भी एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने एक मैसेज कर दिया है कि आप इनको निकाल दीजिए, हमने इनको मंत्री बना दिया। यानी कि आपकी विधानसभा क्षेत्र का मंत्री ऑलरेडी है, लोग इंतजार करते हैं कि हमारा विधायक मंत्री बने, तो उनका तो मंत्री पहले बन गया, विधायक का अभी तक सोचा भी नहीं है। और जहां तक संविधान की बात है, चीबा साहब को मैं बता देना चाहता हूं, संविधान ये भी कहता है कि जहां पे चुनाव हो वहां पे चुनाव में मर्यादा रखनी चाहिए, वहां पे आचार संहिता नाम की व्यवस्था होती है। श्याम जी ने कहा कि वहां ये तो जयपुर में बना, वहां नहीं बना, तो इस जयपुर में बनना, अब दिल्ली से बैठ के अगर फैसला कर दे कि करणपुर में मैं 10 करोड़ रुपया या 10,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे, अगर मोदी जी कह दे तो वो भी इलीगल चीज हो जाती है या असंवैधानिक हो जाता है, लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक चीज हो जाती है। आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कपिल राजगुरु, वो है चुनाव आयोग और कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है। ये बात सही है। चुनाव आयोग की इसमें क्या भूमिका रहेगी, किस तरह वो रिएक्ट करेगा इस वक्त संवैधानिक संस्थाओं? चुनाव आयोग की तो मैडम कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग तो तय भाजपा ने करना है ना। मोदी जी और उनका एक मंत्री तय कर लेगा चुनाव आयोग कौन बनता है, तो ये चुनाव आयोग तो कंट्रोल में ही है। व्यवस्थाओं पर भरोसा रखना चाहिए कपिल राजगुरु जी, और चुनाव आयोग की एक अपनी व्यवस्था है, वो किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर वो बीजेपी के पक्ष में रिएक्ट करता है तब भी वो कानून से ऊपर तो नहीं कर सकता, तो कानून के दायरे में अगर है, जो कि गोविंद सिंह छिपा जी कह रहे हैं कि हमने तमाम कानूनी, क्योंकि एक्सपर्ट पैनलिस्ट, एडवोकेट, सीनियर लॉयर, जजेस की बड़ी टीम है बीजेपी के पास, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोचे समझे पढ़े बिना किया होगा। बहरहाल वेद माथुर जी, सवाल ये है कि ये पूरी कैबिनेट जिस रूप में सामने आई है, पुराने लोगों में मुश्किल से कोई 2-3 नाम आप देख पा रहे, बाकी सब नए लोगों को मौका दिया गया है, सेकंड टाइमर, थर्ड टाइमर बस। और पुराने 5 बार 6 बार के जो लोग हैं, 4 बार के जो लोग हैं, वो सब बाहर हो गए टीम से। तो वेद माथुर जी, इसका पब्लिक में इंप्रेशन जो बीजेपी देना चाहती है वो क्या है? देखिए, जब मैं लिस्ट देखता हूं तो इसमें 2 बातें उभर के आती हैं। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा ये सिद्ध करना चाहती है कि वो बनियों और ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है, वो सारी जातियों की पार्टी है। हिंदुओं की जितनी भी जातियां हैं, ये सबकी पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी सिद्ध करना चाहती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि भाजपा ये भी सिद्ध करना चाहती है कि भाजपा का शहरों की पार्टी नहीं है, गांवों की, कस्बों की पार्टी है। तीसरी बात यह है कि इस मंत्रिमंडल में आप जो बात कर रही हैं, जो बड़े चेहरे, छोटे चेहरे, मुझे लगता है कि इसके अंदर अनसंग हीरोज जो थे बीजेपी के, जिनके बारे में बहुत चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करवा रहे हैं। तो जैसे आप प्रतापगढ़ का उदाहरण लें, ये दूर सुदूर के जो आदिवासी क्षेत्र है वो बहुत ही पिछड़े हैं और वहाँ के आदिवासी वास्तव में आदिवासी हैं।
आप यदि देखें जयपुर और आसपास के आदिवासियों को तो वो काफी आगे आ गए हैं, लेकिन प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, वहां के आदिवासी अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो उन एरियाज के अंदर शुरू से कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है आजादी के बाद से। तो वहां जिन लोगों ने बीजेपी का झंडा फहराया उन लोगों को महत्व मिला। एक और महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो विलंब किया है मंत्रिमंडल के चयन में, इसका कारण अब स्पष्ट हो गया है। देखिए, यदि आपको 15-20 चेहरे छांट के और उनको मंत्री बनाना होता तो 2 दिन का काम होता। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने मंत्रिमंडल के गठन के समय सभी 115 लोगों के नामों पे विचार किया और बजाय सिलेक्शन के एलिमिनेशन का मेथड अपनाया। जैसे आप देखें तो दीप्ति किरण माहेश्वरी की सभी को उम्मीद थी कि वो मंत्रिमंडल में ली जाएगी, लेकिन संभवतः उन्हें इसलिए नहीं लिया गया कि कहीं कोई ये ना कहे कि परिवारवाद हो गया, तो इस तरह उन्होंने एलिमिनेशन किया। दूसरा ये है कि आप देखेंगे कि एक बार चुनकर आए विधायक इसमें बहुत कम है मंत्रिमंडल में, ज्यादातर ऐसे हैं जो 2 बार या 3 बार विधायक बने, और जो लोग 2 बार 3 बार दूर सुदूर के क्षेत्रों में जहां भाजपा का प्रभाव नहीं है वहां लगातार जीत रहे हैं। तो मेरी दृष्टि में बड़ी बात है। आज जयपुर के अंदर बीजेपी किसी को भी एमएलए का टिकट देगी तो जीत जाता है या जीत जाएगा, ये आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन दूर सुदूर के जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ है या सिरोही जिले के क्षेत्र है, उनसे जो लोग लगातार जीत रहे हैं 2-2 बार 3-3 बार, उनको महत्व मिला। एक बात और उभर के आती है कि जहां तक जातियों का सवाल है तो इसमें जात एक बहुत बड़ी न्यूमेरिकली काफी संख्या में है, लेकिन मुझे कहने में थोड़ा अटपटा भी लग रहा है कि जाट जिस अनुपात में है राजस्थान में, उस अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये संदेश दिया जा रहा है कि आप सत्ता में भागीदारी चाहते हैं तो हमें वोट भी देना पड़ेगा। जैसे मुस्लिम्स के बारे में बीजेपी की नीति है कि भाई आप हमें वोट नहीं देते हो तो हम आपको सत्ता में भागीदारी क्यों दे। वही संदेश इनडायरेक्टली जाट समुदाय को गया है। आज मैंने देखा महाराणा प्रताप फाउंडेशन के जो सचिव हैं वो इस बात पे आक्रोश कर रहे थे कि राजपूतों को अभी भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि राजपूतों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है और इसी तरह से करीब करीब सभी जातियों को और सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन तराजू में तोलकर, एक फिजिकल बैलेंस में तोल के आप ये समझें कि सबको बराबर बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वो असंभव है। बिल्कुल समझ में आता है। तमाम प्रयास जो इस कैबिनेट को बनाने में 27 दिन लगे, उसका नतीजा कुछ इस तरह का है कि जो वीर माथुर जी की बात समझ में आती है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो जमीन पर, ग्राउंड पर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं लंबे समय से और थोड़ा शांत तरीके से कर रहे हैं, प्रोपोगेंडा किए बिना कर रहे हैं, ज्यादा प्रचार प्रसार किए बिना कर रहे हैं, कामों में ज्यादा संगठन में भूमिका निभा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को इस लिस्ट में जो कैबिनेट की है, उसमें हमने चुनावों से पहले जब बात भी की थी तो एक सवाल बहुत बार बार आता था कि टिकट नहीं मिला तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो कहते थे कि टिकट नहीं मिला तो जो जिसको टिकट मिलेगा उसको जितवाएंगे। कहने के लिए बात होती है, लेकिन जिस तरह की टीम बनी है भजनलाल सरकार की, हम बड़े नेताओं की बात करते हैं जब कि केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से भजनलाल सरकार पर ज्यादा प्रभावी कौन रहा। तो जो 4-5 लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं, डिस्कशन में शामिल हो रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, चंद्रशेखर जी हैं और खुद मुख्यमंत्री हैं। मधु आचार्य जी बीकानेर से नीचे आते हैं शेखावाटी में। शेखावाटी को इतना कम प्रतिनिधित्व इससे पहले नहीं मिला। राजेंद्र राठौड़ जी की चली नहीं या उन्होंने चाहा नहीं? माथुर साहब की बात मानो तो यहाँ से सीटें कम दी है तो क्यों देंगे ज्यादा प्रतिनिधित्व। लेकिन ये आंकड़ा अगर समझ के दिया जाता है तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छा नहीं है। शेखावाटी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ भी लोकसभा की 3 सीटें आती है। उन 3 सीटों को किस तरह से निकालना है, भाजपा की रणनीति ये होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बीकानेर, शेखावाटी, ये दोनों संभाग जो जुड़े हैं, अब सीकर भी एक संभाग है, तो ये दोनों संभागों में भाजपा ने मेरे हिसाब से कितनी कसरत नहीं की, जितने दिन लगाए उतने हिसाब से। नहीं तो यहाँ से भी कुछ लोग निकल सकते थे। लेकिन चूंकि
इनका गणित ये नहीं था, मैं साफ बोलने का आदी हूं, तो इनका गणित तो ये था, इन बड़े पुराने नेताओं को निपटाना है, नए नए लोगों को लाना है, ताकि जिस तरह से सीएम नया लाके, अपन ने देखा कि एक पर्ची में सीएम का नाम आता है, ठीक इसी तरह मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, कल मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, उससे एक दिन पहले जेपी नड्डा के निवास पर अमित शाह जी और नड्डा जी की मीटिंग होती है, और जिसमें मंत्रिमंडल को फाइनल किया जाता है। ये तो केवल सूची लेने ही तो गए थे, कल गए, सूची लाए और राज्यपाल को दे दी। इसलिए मैं नहीं मानता कि जातियों को साधने या वर्गों को संतुष्ट करने इस तरह के प्रयास किए गए। भाजपा की वर्तमान नेतृत्व जो आंख दिखाने वाले नेता होते हैं, उनको सबक सिखाना एक बड़ा इनका आजकल तरीका है। तो इस मंत्रिमंडल से उन्होंने उन सबको बता दिया, चाहे वो कालीचंद सराफ हो, चाहे वो प्रताप सिंह सिंघवी हो, चाहे विश्वनाथ मेघवाल हो, चाहे सिद्धि कुमारी हो, चाहे हरलाल सिंह हो, चाहे कोई भी हो, उन सबको ये दिखा दिया कि हम छत्रपों के अधीन रहते हो तो हम आपको मंत्री पद नहीं दे सकते, जो पार्टी के लिए कमिटेड होगा उसको देंगे, और वो भी हमारी पसंद का। जैसे अरब में कहा गया, मैं किसी जगह सुन रहा था कि संघ पृष्ठभूमि के लोगों को प्राथमिकता मिली है। नो डाउट, संघ पृष्ठभूमि के इसमें बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं बीकानेर संभाग की बात करूं तो यहाँ तो जेठानंद व्यास को टिकट ही केवल संघ का होने के कारण मिला। 2 महीने पहले पार्टी में आए ताराचंद सारस्वत, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी के बहुत निकट के व्यक्ति, जो 2 बार हारे, 3री बार भी टिकट दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है, आला कमान ने अपनी गणित के हिसाब से इन मंत्रियों का चयन किया है, और मेरा कंक्लूजन यही है कि ये मंत्रिमंडल, जो कहा जाता था ना कि अनुभव और यूथ की जॉइंट इक्वेशन बिठा के एक नया चेहरा पेश किया जाएगा, लेकिन इसमें उम्र दराज मंत्री भी बहुत है, लेकिन वो नहीं है जिनके पास ज्यादा अनुभव है। आप किरोड़ीलाल मीणा को छोड़ दीजिए, बाकी वो मंत्री नहीं है जिनके पास अनुभव था। दिखाने की बात कुछ और है लोकतंत्र में भाजपा के पास, करने की बात कुछ और है। कुल मिलाकर केंद्र से जिस तरह के निर्देश मिले वैसा मंत्रिमंडल बन गया। मैंने आपको बहुत ईमानदारी से बताया कि मेरे यहाँ मंत्री बनने में अर्जुन राम मेघवाल की छाप है, छाप दिखती है। तो इसी तरह से जिसकी मेरा सवाल दूसरा ये था मधु आचार्य जी कि राजेंद्र राठौड़ तो कोर टीम में मुख्यमंत्री के साथ हर बैठक में है, चंद्रशेखर जी के साथ हर बैठक में है, सीपी जोशी के साथ हर बैठक में है, राजनाथ सिंह से मिलवा कर लाए हरदयाल को, लेकिन उसके बाद भी अपने यहाँ से वो किसी को मंत्री नहीं बनवा पाए, तो उनकी चली नहीं या उन्होंने चलानी नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपने दूसरी बात कही उससे सहमत हूँ, क्योंकि वो खुद चुनाव हारे। अर्जुन राम जी, सतीश पूनिया और ये राजेंद्र राठौड़, इन 3 की टिकड़ी हुआ करती थी। अभी पिछले शासन में जब तक सतीश पूनिया जी भाजपा का नेतृत्व कर रहे थे, टिकड़ी हुआ करती थी। तो आप यूं भी मत मानिए कि राजेंद्र राठौड़ का कोई समर्थन नहीं है सुमित गोदारा को, या सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को नहीं है, उनको समर्थन है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि कई बार राजनीति में अपने लोगों को पीछे करके कौन चाहेगा कि सेकंड पीढ़ी तैयार हो। मुझे तो ऐसा कोई नेता लगा नहीं। हमारे यहाँ बीडी कल्ला जी 10 चुनाव लड़े, अभी उनको कहते कि उनकी जगह दूसरे को टिकट दो, कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उन्होंने खड़ा ही नहीं होने दिया। ठीक उसी तरह सांसद के चुनाव में अर्जुन राम जी के अलावा कोई बीजेपी का दूसरा कैंडिडेट बोल तो दो, नहीं मिलेगा आपको। नेता कभी नहीं चाहते कि सेकंड पीढ़ी आगे आए, ये राजनीति का सबसे बड़ा बुरा और दुखद पहलू है। लेकिन कुल मिलाकर मंत्री जो बने हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये मुख्यमंत्री जी की पसंद है ही नहीं, कोई वर्किंग है ही नहीं, ये पूरा का पूरा केंद्रीय नेतृत्व की वर्किंग है। अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, और जैसा माथुर साहब परसों कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की लेबोरेटरी में से जो छन के आए वो नाम है। मैंने कहा था लेबोरेटरी में व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों में जो लोग थे और जिनकी सुनी गई, उनके पक्ष के लोग मंत्री बन गए। ठीक है। राकेश वशिष्ठ जी, आप मुख्यमंत्री जी के इलाके से आते हैं और मुख्यमंत्री जी को बहुत लंबे समय से आपने देखा भी है। 1-2 नाम आपने लिए भी जो कैबिनेट में है कि वो मुख्यमंत्री की पसंद के हैं। किसका नाम लिया था आपने अभी हाल ही में? इस पूरी डॉक्टर शैलेश सिंह और नरोत्तम चौधरी जी। तो इस पूरी कैबिनेट में मुख्यमंत्री के करीबी कितने लोग देखते हैं आप? इन दो नामों के अलावा भी कोई नाम देखते हैं?
देखिए मीना जी, मैं मधु आचार्य जी ने जो कहा उनकी बात से काफी खुद सहमत हूँ। ये इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ और चीफ मिनिस्टर का जो चयन हुआ वो केंद्रीय आला कमान ने साधक किया और उनका उद्देश्य क्या था, पिछले 10 साल के दौरान वो वसुंधरा की जो तानाशाही थी उससे परेशान थे, उनको बार बार वो झटका देती थी, आंख दिखाती थी, इसको वो हर तरीके से खत्म करना चाहते थे। तो उन्होंने कई स्टेप में उन्होंने उसको खत्म करने का काम किया। पहले तो उनको कुछ के टिकट काट दिए, कुछ को टिकट दे भी दिए तो वो चुनाव हार गए और अब रही सही कसर उन्होंने कर दी कि उन्होंने कैबिनेट में उनको निमंत्रण दिया। दूसरा, केंद्रीय नेतृत्व का ये विचार है कि सेकंड जो लाइन है वो उसको अप करना चाहिए, वो आगे आगे की राजनीति करे, आगे काम करे। इस बार तीसरी जो बात वो चाहते थे कि भजनलाल एकदम नए आदमी है और पूरी तरह डिपेंडेंट है केंद्रीय आला कमान पर। केंद्रीय आला कमान जो इनको निर्देश देगा, जैसा कहेगा ये वैसा ही करेंगे। अभी इनमें कोई ज्यादा जो नेतृत्व की जो क्षमता है वो भी ज्यादा है नहीं। अब आगे कितनी डेवलप हो पाती है ये तो आगे देखने वाली बात है। मंत्रिमंडल गठन में भी जो जितने नाम चल रहे थे उसमें से आप देख लो कितने लोग आए नहीं। आपके 25 में से आपके करीब 20 आदमी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आए 5 आदमी है पुराने खाते, जिसमें 3 आदमी तो ऐसे जो पहली बार चुनाव जीते, 4 आदमी मान लो चीफ मिनिस्टर समेत 4 आदमी ऐसे पहली बार चुनाव जीते हैं। केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि ये जो सरकार है, एक तो इनको ये जनता में ये मैसेज जाना चाहिए कि ये जनता के लिए काम करने वाली सरकार है और इसमें पार्टी पॉलिटिक्स आपस में जो गुटबाजी की स्थिति है वो बिल्कुल नहीं है और एकजुट होकर काम करना चाहते हैं। इनमें से कोई भी मंत्री एक ऐसा नहीं है जो कि इस बात की हिमाकत कर सके कि सेंट्रल आला कमान के खिलाफ कोई आंख उठा के बात कर सके या गुटबाजी करने का प्रयास कर सके। तो मेरा मानना यह है कि आपके इसको भजनलाल जी को सेव करने के लिए, भजनलाल जी बड़े सरल स्वभाव के आदमी है। अब चीफ मिनिस्टर हो गए तो वो क्या हो ये तो आगे अब देखने में पता लगेगा, लेकिन अब तक इनका जो कार्य प्रणाली रही है भरतपुर के अंदर, लोग आपको सैकड़ों हजारों ऐसे मिल जाएंगे जो कहते हैं अरे हमारा भजनलाल, अरे हमारा भजनलाल। जिस दिन भजनलाल यहाँ बने चीफ मिनिस्टर उस दिन भरतपुर में ऐसी खुशी थी, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। मुझे तो एक बात और लगती है कि केंद्रीय आला कमान भजनलाल को पहले से ही तैयार मन बना चुका था कि इनको चीफ मिनिस्टर बनाना है, क्योंकि ये भरतपुर से टिकट मांग रहे थे, पूरे हाथ पैर फेंक रहे थे। लास्ट मोमेंट पर इनको लगा भरतपुर से चुनाव जितना बड़ा कर रहा वो था, इनका क्रीडी खेल था, शायद चुनाव नहीं जीत पाते भरतपुर से। ये कि आला कमान को ये लगा कि ऐसा नहीं हो कि भरतपुर से टिकट दे दो चुनाव हार जाए, इसलिए इनको सबसे सेफ सांगनेर भेजा। ये लोगों को ये अब तक जानकारी नहीं थी कि अमित शाह के और मोदी जी के काफी इतने विश्वस्त हो चुके हैं। जयपुर में रहते थे, 10 साल से लगातार जयपुर में ही थे, पार्टी ऑफिस में लगातार काम करते थे। आपके 5-6 साल 7 साल से शायद ये महासचिव थे, उससे पहले उपाध्यक्ष भी रहे थे, संगठन में अच्छा काम किया था। बैकग्राउंड भी ऐसी थी कि वो विद्यार्थी परिषद और RSS के काफी नजदीक थे, विद्यार्थी परिषद में काम भी किया था उन्होंने। तो पार्टी नेतृत्व को लगा कि आप मतलब बातचीत में ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इनसे पार्टी आला कमान कोई बात कहे तो इससे कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती उनकी किसी बात की अवहेलना करते। ये जो आपको मंत्रिमंडल गठन हुआ है ये 100% सेंट्रल आला कमान के निर्देशानुसार हुआ है। ये हो सकता है कि उन्होंने यहाँ से फीडबैक लिया हो, चाहे वो राजेंद्र राठौर जी के थ्रू लिया हो। लेकिन राकेश जी ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है और बहुत स्वाभाविक है आज की बीजेपी में जिस तरह की कार्यशैली चल रही है उसमें कि नाम दिल्ली से ही तय होने से इसमें किसी को कोई मतलब ना आश्चर्य है ना ये कोई सरप्राइज नई बात है। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री की एक खुद के पद की जो गरिमा है और उनका जो विशेषाधिकार है, तो इस पूरी कैबिनेट में आप उनके नाम कितने देख पा रहे हैं जो उन्होंने चुने होंगे? देखिए मीरा जी, ये तो कहने की बात होती है, मुख्यमंत्री का अधिकार है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे होता वो ये जो सेंट्रल आला कमान चाहता है। अगर सेंट्रल आला कमजोर होता है तो इस बात उस पर उंगली उठती है और कैसा आला कमान है इसकी कौन पूछ रहा है। तो ये तो कहने की बात अलग है, इनका अधिकार है सारे करने का, ये सारी तय सेंट्रल आला कमान करता है। या ये बात सही है कि ये आपके राजेंद्र राठौर जी हैं, आपके चंद्रशेखर जी हैं जो संगठन मंत्री हैं, इनसे काफी सलाह मशवरा करते रहे और यही फीडबैक मत देते रहे दिल्ली, और उसी फीडबैक के आधार पर इस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। और दूसरी बात, भजनलाल जी को चीफ मिनिस्टर रहना है, उनको किसी विवाद में नहीं पड़ना, उनको तो चीफ मिनिस्टर रह करके अपना काम करना है।
कितना आगे एक्सपीरियंस लेना है, एक्सपीरियंस लेकर आगे क्या कर पाते क्या नहीं करते, वो ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहते तो लोग ये कहें कि आते आते इसने क्या कर दिया। इसलिए उम्मीद इनसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वैसे आदमी ठीक है और जिस हिसाब से वर्किंग उनकी चल रही है उससे लगता है कि काम ठीक करेंगे, ये उम्मीद करते हैं। काम ठीक करेंगे भजन लाल शर्मा। श्याम सुंदर शर्मा जी, जो पुरानी पीढ़ी जिसको बड़ा इंतजार था उनके अनुभव का, उनके इतने लंबे समय के बार बार चुनाव जीतने के दावों का, वो पूरी तरह से शांत रहेंगे? आने वाले दिनों में उनका क्या रिएक्शन होगा? मीना जी किसकी बात कर रहे हो? जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनको बनाते मंत्री? क्या पेट्रोल पंप की बात नहीं सुनी थी क्या आपने सिंह जी के बारे में नहीं सुना था क्या? अब जिनको नहीं बनाया तो उनके ऊपर आरोप है, इसलिए नहीं बनाया तो स्वच्छ छवि के लोगों को बनाना क्या आपत्ति है? यही है कि अगर आप पुराने लोगों को बनाओ जो भ्रष्ट हो उनको बना दो। खीवसर को लिया है ना, जिनकी छवि ठीक थी, वसुंधरा जी का आदमी लिया है ना, ऐसा तो नहीं लिया गया है। नए लोगों को अगर नेतृत्व दिया गया, 11 ओबीसी के लोग आए इसमें मंत्री, तो जब ओबीसी की संख्या 51% से ज्यादा है राजस्थान में तो ओबीसी को लेके आए। ये तो चुनाव जीतने का है इनका ये थोड़ी ना कि यहाँ राजनीतिक पार्टी में हमेशा चुनाव जीतने के हिसाब से मंत्री बनाए जाते हैं। अब आप बार बार कह रहे हो कि भरतपुर कह रहे हैं, भरतपुर तो हमारे मुख्यमंत्री जी को हराने वाला था, जिताने वाले तो हम जयपुर वाले हैं, तो इनका तो हक बनता ही नहीं है उनके ऊपर। अब ये जीतने के बाद भरतपुर वाले सब हक बता रहे हैं हमारा भजन लाल, आपने भजन लाल को हरा करके भेजा था, वो तो यहाँ आके जीत गया, अब आपका भजन लाल हो गया। कभी नहीं हारे भरतपुर, की बात है 20 साल पुरानी। मैं तो कह रहा हूँ हारे, और अभी भी आप कह रहे थे भरतपुर से लड़ते तो ये हार जाते। ये तो आप बहुत परिस्थिति बदल गई, कोई आदमी कहां से कहां पहुंच गया। राकेश जी अभी भी स्वीकार कर रहे थे, के साथ बीजेपी का काम कर रहे थे। मैं कह रहा हूं अभी भी आप स्वीकार कर रहे हो ना। आप लोगों को मैंने अभी कहा था, आप लोग भूल गए उस बात को कि एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से रख पाएंगे। तो श्याम जी की बात जो है वो समझ में आती है कि भाई भ्रष्टाचार के जिन पर आरोप थे, विवादों में जो थे, उनकी जगह अगर साफ सुथरी छवि के नए लोगों को इतनी बड़ी एक्सरसाइज करके लगाया गया है, मधु आचार्य जी जो बात कह रहे हैं वो भी समझ में आती है कि भाई आपको अपने हिसाब से सरकार चलानी है। राकेश जी ने जो कहा वो भी समझ में आता है कि मुख्यमंत्री को सीधे सीधे चलना है, दाएं बाएं बिना मतलब नहीं देखना है। वेद माथुर जी जो कह रहे हैं वो बात भी सही है कि मोदी और शाह की बीजेपी है तो इसमें उनके हिसाब से ही काम होगा, बाकी सब लोग तो आप सब लोग चल एक ही रास्ते पर रहे हैं, बस सबके जो शब्द हैं वो थोड़े अलग हैं, नैरेटिव अलग है, लेकिन बात सबकी एक ही है। तो ऐसे में गोविंद सिंह छिपा जी, अब बात ये है कि पार्टी ने एक संदेश दे दिया है, बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश की है इस कैबिनेट के माध्यम से आपने, लेकिन जनता में जो रिएक्शन है वो ये है एक कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे कैसे लोगों को ले आए। आपके पास भी आए होंगे ऐसे फोन? देखिए मीना जी, मैं एक एक करके काफी टाइम से सुन रहा था। जैसे एक संगीता शर्मा जी ने कहा था कि भाई पहली बार के विश्नोई जी विधायक बने हैं, उनको मंत्री बना दिया, तो यहाँ तो मुख्यमंत्री ही पहली बार जीत के आए को बना दिया। तो इसमें उन्होंने कहा था ना कि भाई मुझे तो बड़ा शॉकिंग लगा, आश्चर्य लगा जब मुख्यमंत्री पहली बार बन के आए हैं। तो मैं अमीना जी आपकी एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने जो कहा था कि इस कैबिनेट में और मुख्यमंत्री सहित ऐसे लोगों को चयन किया गया है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, जो बहुत ज्यादा बहिर्मुखी नहीं है, साइलेंट वर्कर के रूप में जो काम करते रहे हैं। देखिए हमारे अभी जो बीजेपी का कलेवर और फ्लेवर चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि आप पार्टी के बन के रहिए और पार्टी के प्रति समर्पित रहिए, पार्टी आपको देखेगी भी सही, पार्टी आपको पद भी देगी, और पार्टी अगर आप मेहनत करते हैं तो पार्टी उसको बिल्कुल रिकॉग्नाइज करेगी। ये आप इसको समझ सकते हैं। मधु आचार्य जी ने कहा था कि निपटा दिया है, उनकी वो कह सकते हैं, उनका अधिकार है। देखिए क्या होता है कि नई पोत तैयार करी है। आप देखिए जब मोदी जी को गुजरात में मुख्यमंत्री बना के भेजा था तो इसी तरह के रिएक्शन आए थे, अरे ये कौन है, इसको तो कोई जानता ही नहीं है, गुजरात जैसा स्टेट कैसे संभालेंगे। और मुख्यमंत्री रहते हुए 3 बार जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने न केवल गुड गवर्नेंस दी, उसके बिहाफ पे, गुजरात मॉडल के बिहाफ पे पूरे भारत के भी वो प्रधानमंत्री चुन दिए गए।
मधु आचार्य जी कह रहे थे कि सूची लेने भर गए हैं। देखिए ये आरोप गलत है, 2 दौरे उनके पहले भी हो चुके हैं। सूची लेने के लिए मुख्यमंत्री को जाना पड़ेगा क्या? सूची तो फोन पे भी आ जाती, सूची तो किसी व्यक्ति को भेज के भी आ जाती। ये इस तरह का आरोप लगाना गलत है। विलंब क्यों हुआ है, अभी कहा था वेद माथुर जी ने। देखिए सवर्ण जो जाति की पार्टी जो कही जाती थी, निश्चित रूप से ये हमारे ऊपर तमगा था। ये तो ब्राह्मण मणियों की पार्टी है। अभी श्याम जी कह रहे थे कि 11 ओबीसी बना दिए हमने, और एससी को, वैश्य वर्ग को, सभी लोगों को जो प्रतिनिधित्व दिया है। देखिए ये टारगेट मैं आपको बता दूं, जो मेरी अल्प समझ है राजनीति की, हमारा टारगेट 2024 बिल्कुल नहीं है, 2024 तो हम जीत चुके हैं। हमारा टारगेट ये है कि राजस्थान में स्थायी रूप से अब हमें बनना है। ये जो 1 by 1 की जो गणित चल रही है, हमें इसको ब्रेक करना है। और आने वाले लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में कैसे काबिज रहे, किस तरह की नीतियां, किस तरह से गुड गवर्नेंस काम करे। आप कह सकते हैं कि साहब पुरानों को नहीं लिया, पुरानों को कुछ लिया है। देखिए क्या होता है ना कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को आप कैबिनेट में ले लो, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो दाएं बाएं चले, तो फिर गुड गवर्नेंस हो नहीं पाएगी। वो क्या कहेगा, हम क्या कहेंगे, वो क्या समझेगा, ये क्या कहेगा। आप समझ रहे हैं किसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। उसकी बजाय गुड गवर्नेंस काम चले और सही तरीके से, सही सलीके से काम हो, इसके लिए ये है। सेकंड लाइन को उठाया है, आला कमान सीएम की कितनी चलेगी। देखिए सीएम तो प्रथम चेहरा है पूरी कैबिनेट का, उनसे तय करके ही किया होगा। क्या आला कमान भी इतना तो समझ ही रहा होगा कि अगर भजन लाल जी से बिल्कुल भी नहीं पूछते और अपने ही जो कैबिनेट थोप देते, तो उसका दुष्परिणाम भी आने वाले समय में हो जाएगा अगर ऐसा हुआ है तो। और ऐसा नहीं होने वाला है। भजन लाल जी बहुत सुलझे हुए, बहुत समर्पित और बहुत ही जमीन से जुड़े हुए काम उन्होंने किया है। 2003 का चुनाव वो भरतपुर से हारे हैं। अभी जो कोई कह रहे थे कि भरतपुर के लोग जो उनको चुनाव हराने वाले थे, बिल्कुल ठीक बात है। हो सकता है कि भरतपुर से वो चुनाव न जीत पाते, हो सकता है आला कमान की नजर उन पे पहले से हो कि भजन लाल जी को सीएम बनाना हो, ये हो ही सकता है। इस पे तो सब आकलन ही लगा रहे हैं। लेकिन जो कैबिनेट का जो चेहरा आज सामने आया है, ये बहुत अच्छा, मेरी दृष्टि में बहुत अच्छा ये चेहरा है। और इससे गुड गवर्नेंस हमको देखने को मिलेगी। डबल इंजन की सरकार है, वो चलेगी। इसका इम्पैक्ट भी शुरू हो गया है, राजस्थान को राशि भी मिल गई है, और एसआईटी का गठन हो गया है पेपर लीक को देख के, और अपराधियों पे कार्रवाई शुरू हो गई है। 2,500-3 हजार अपराधियों की धरपकड़ हो गई है। और आने वाले समय में 1-1.25 महीने में ही, और ईआरसीपी भी देखिए काम शुरू हो गया है। कांग्रेस के हमारे सवाल पूछते थे ईआरसीपी क्या होगा, ईआरसीपी क्या होगा, इन्होंने तो शगुफा लिखा के छोड़ दिया। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा था कि हमने कैबिनेट का भी इंतजार नहीं किया और ईआरसीपी पे काम शुरू कर दिया है। इसलिए इस कैबिनेट को सब लोगों को बधाई देनी चाहिए और ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये कैबिनेट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करेगी। संगीता परिक्रमा जी, कुछ देर के लिए गोविंद सिंह छिपा जी की बात को एज इट इज मानना चाहिए, जो उन्होंने कहा है कि अब उनका लक्ष्य 2024 नहीं है, बल्कि 5 साल बाद होने वाले राजस्थान विधानसभा के चुनाव है, जिसमें परिपाटी बदलने की कोशिश मारवाड़ से आने वाले जोधपुर के सरदारपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आखिरी 6 महीने में की। ये अब शुरू से ही कर रहे हैं उस तरफ प्रयास। और मारवाड़ में इतनी बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व देने का मकसद भी आपको गोविंद सिंह छिपा जी की बात की पुष्टि करता हुआ दिखता है क्या? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि गहलोत साहब ने भी बहुत कोशिश की थी कि ये रिवाज बदले, मतलब रिवाज नहीं बदला है, तो ये सोचकर, जैसा ये कह रहे हैं कि हम उसको सोचकर ऐसा नहीं है, बिल्कुल उन्होंने जातिगत, जैसे श्याम जी ने बताया कि ओबीसी को तवज्जो दी गई, बिल्कुल ये सही है। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण के आधार पे सारा वो चयन किया गया है, ये कहे। और जैसा कि मधु जी कह रहे थे, ये बिल्कुल हकीकत है कि जो आला कमान कहेगा, यानी आला कमान पूरा एक तरह से बिल्कुल वहीं से संचालित हो रहा है। मुख्यमंत्री के स्लिप आई वसुंधरा जी के और नाम भजन लाल जी का आ गया, उसी तरह जो भी तय हुए हैं दिल्ली से, ये एक तरह से तय हुए हैं और सारा उस आधार पे किया गया और ओबीसी को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। तो पूरा ये भले ये कहे कि हम आगे के चुनाव को लेकर कर रहे हैं, जबकि नहीं, लोकसभा चुनाव को लेकर ही उन्होंने पूरा ये जो मंत्रिमंडल का जो चेहरा सामने आया है, तो वो उसी वजह से तय किया गया है।
जी, कपिल राजगुरु जी, बीजेपी कितनी सफल आप देखते हैं अपने संदेश को देने में? वो तो है नहीं, वो नहीं चले गए वो तो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, उसको करो मीट आप म्यूट आपकी ओर। भीमराज जी, अब सवाल ये है कि कांग्रेस की जिम्मेदारी अब बढ़ जाती है, सरकार का काम अब स्ट्रीमलाइन कब होगा, कैसे होगा, कैबिनेट बन गई है, मंत्रालय बढ़ जाएंगे, अब आपका काम शुरू होता है। विधानसभा का सत्र भी जल्द शुरू होने वाला है। विधानसभा से ज्यादा तो आपको जो भी सरकार को चेताने के लिए काम करने हैं वो विधानसभा के बाहर करने हैं। अब आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले आती है कि नेता प्रतिपक्ष, इस कैबिनेट को देखने के बाद नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि आपने पहले कहा मुख्यमंत्री आने दीजिए, फिर हम बताएंगे हमारा नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, फिर आपने उसमें करेक्शन किया, आपने कहा नहीं मुख्यमंत्री तो आ गई, कैबिनेट भी आने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। अब कैबिनेट भी आ गई है, अब आपका नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, कुछ तस्वीर जल्द ही साफ होगी। बिल्कुल मीना जी, आपको जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगी और नेता प्रतिपक्ष भी आपको देखने को मिलेगा। विधानसभा तो वैसे 19 से स्टार्ट होने का है और देखने को मिलेगी। और हम विपक्ष की भूमिका कहें तो हम विपक्ष की भूमिका पूरे जोर शोर से उठाएंगे। जो विपक्ष का एक कर्तव्य होता है वो कर्तव्य हम लोग पूरा करेंगे। और देख ले बीजेपी क्या करती है, लोकतंत्र को किस तरह ये एक दुआई देने वाली पार्टी लोकतंत्र को कैसे सम्मान देती है। क्योंकि मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें उप मुख्यमंत्री भी इन्होंने जो संविधान में है ही नहीं, उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। आज इन्होंने टीटी साहब को जो चुनाव लड़ रहे हैं उसको इस तरह से मंत्री पद की शपथ दिला दी। अब देखो देखो आगे होता है क्या, जबकि बूढ़ी इस तरह कर दी, तब लोकतंत्र को ये कैसे आगे चलाते हैं, कैसे लोकतंत्र का ये सम्मान रखते हैं, इज्जत रखते हैं। भीमराज जी, अब देखना नहीं, अब तो करना है, सरकार को भी करना है और आपको भी करना है। और बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अब आप आगे बढ़ें अपने अपने दायित्व को ठीक से करने के लिए। गोविंद सिंह चिपा जी बड़ा भरोसा जता रहे, आपका भी चेहरा सामने आ जाए तो आपकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी। मेरा सवाल ये था कि इस कैबिनेट के चेहरे से विपक्ष के नेता के चेहरे पर कोई असर होगा, किस तरह का रिएक्शन होगा? विपक्ष नेता के चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं होगा और सीनियर मैनेजमेंट द्वारा आई थिंक कल या परसों हो जाना चाहिए। और 2-3 नाम मैंने आपको पहले बताए थे, उनमें से किसी एक को फाइनल कर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर आज कैबिनेट जो सामने आई है उसमें किस इलाके को, किस संभाग को, किस क्षेत्र को, किस जाति को, किस समाज को कितना प्रतिनिधित्व देने की कोशिश बीजेपी आलाकमान के द्वारा की गई है। इस कैबिनेट के गठन में किन किन पुराने और नए अनुभव को साथ लेने का किस तरह से प्रयास किया गया है, कैसे समीकरण बिठाया गया है, ये तमाम पहलुओं को समझने की हमने कोशिश की। हमारी कोशिश कितनी सफल हुई है ये आप बताएंगे आपके सुझावों से। हमारे न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप अपने सुझाव दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके इलाके के मंत्री जो बने हैं और जो नहीं बन पाए हैं उसके बारे में अपनी राय रख सकते हैं। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।